मेरा ख्याल है हमारे पास इस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद हैं 39 to 40। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे अहम बात यह है कि हम ये सेशन इंग्लिश, उर्दू और किसी भी ज़बान में कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि इट्स अबाउट कैरियर काउंसलिंग, तो उर्दू में होगा तो बेहतर रहेगा, सबको समझ आएगा और सबके लिए आसानी होगी बातों को समझने में। इंग्लिश के चक्कर में ट्रांसलेशन में ही रह जाएंगे बहुत सारे लोग और वो बात नहीं पहुँच पाएगी जो पहुँचनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप में से किसी को भी कोई भी सवाल है, कोई बात है, तो आप बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर। हम फिर उसे बाद में सेशन के एंड में कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है मैं आपके तमाम सवालों के जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, पर जिन सवालों के जवाब मैं दे सकता हूं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दूं। ठीक है, अच्छा जी, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुजम्मिल है, जैसा कि आपको तुबा ने बताया। मैंने मास्टर्स डिग्री जो है वो फास्ट यूनिवर्सिटी से ली है और एनईडी का मैं ग्रेजुएट हूँ। ऑब्वियसली मैंने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही पढ़ा है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको भी पढ़ाया है या पढ़ा रहे होंगे। सर शहाब हो गए, मैम मारिया हो गई, मैम रूज हो गई, सर काशिफ हो गए और इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं, मैम अनीता है। तो मैंने भी उन्हीं से लोगों से पढ़ा है और आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। कुछ को मजा आ रहा होगा, कुछ को नहीं आ रहा होगा। बट जो बात है आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट वो करने की यही है कि देखिए, एजुकेशन आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और आपको इस पर फोकस करना होगा। तो हम अपने आते हैं सेमिनार के टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग। और ऑब्वियसली यहाँ पर एक टर्म मिस है, लेकिन जैसी बात है मैं उसे आखिर में जब कंक्लूजन पे आऊंगा तब बात करूंगा और हम उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जॉब और फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले जॉब की बात करते हैं तो देखिए, नजीबुल्लाह इज ट्राइंग टू प्रेजेंट समथिंग। यस नजीबुल्लाह, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके फाइन, आई थिंक बाय मिस्टेक हो गया होगा। तो देखिए, जॉब जो है, देखिए मैंने भी अपना करियर जो स्टार्ट किया है वो जॉब से ही किया है और अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ। तो फिर एक ऐसा इंसान जो खुद जॉब करता है वो कैसे किसी को ये बात बता सकता है कि आपको फ्रीलांस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सबसे एक अहम सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस बात पर बात करते हैं कि जॉब करना ठीक है, गलत है, क्या वो सलाहियतों का दुरुस्त इस्तेमाल है, या फिर मुमकिन है कि जॉब की वजह से आप वेस्ट हो जाएंगे और एक व्हाइट कॉलर जॉब जो है वो इंसान को उसकी सलाहियतों के इजहार का पूरा मौका देती है या नहीं। तो सबसे पहले अहम बात जो समझने की है वो देखिए, हम में से सबके स्किल सेट्स डिफरेंट हैं। हम में से कुछ बहुत सलाहियत वाले हैं, कुछ के पास सलाहियतें कम हैं, कुछ बहुत अच्छा विजन रखते हैं, कुछ के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट आइडियाज हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन सबका सिनेरियो ना डिफरेंट होता है। हम सबका करियर पार्ट डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर एक 4 दोस्तों के ग्रुप में अगर एक दोस्त को लगता है कि भाई मैं जो है यार स्टार्टअप करूंगा अपना और बस जैसे यूनिवर्सिटी खत्म होती है तो, और कुछ को लगता है कि नहीं यार मैं जॉब करूंगा, मेरे लिए वही बेहतर है। तो हम ये कैसे डिफाइन करते हैं कि हमें जॉब करनी चाहिए या फ्रीलांस करना चाहिए या अपना कोई भी बिजनेस करना चाहिए? तो देखिए, मेरे नजदीक एक लर्निंग पर्पज से जब आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, आप कुछ टेक्नोलॉजीज आजकल इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। सबसे बेहतरीन चीज यूट्यूब है, आप यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीखते हैं, सीख रहे हैं, सीख सकते हैं। देखिए, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जॉब जो है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ रोकेगी या मुझे सिखा नहीं सकती है, तो पहले हम बात करते हैं जॉब के पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर, फिर नेगेटिव्स पर भी आएंगे। तो देखिए, जॉब आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली जो अमाउंट होता है आपका वो टू सम एक्सटेंट लिमिटेड होता है, लेकिन आपको जॉब में टीम वर्क सिखाया जाता है, जॉब के अंदर आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाता है, जॉब के अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि देयर इज अ हायरार्की, देयर इज अ एस्केलेशन मैट्रिक्स के लोगों को कैसे किससे कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। आपको ईमेल कम्युनिकेशन समझ में आता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर होती है और आपको वाकई में पता चलता है कि इस वक्त मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं, किन चीजों को लोगों को उस वक्त की मार्केट के हिसाब से ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। जैसे एक जमाने के अंदर ब्लॉगिंग बहुत चल रही थी, कोई टेक्निकल काम नहीं था, लेकिन लोग ब्लॉगिंग के जरिए बहुत अच्छे पैसे कमाते थे, अभी भी कमाते हैं। यूट्यूब एक बहुत अच्छा कैरियर है। तो जॉब सबसे पहले आपको ये बात बताती है कि आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करती है, आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही आइडिया नहीं होता कि निकलने के बाद उन्हें क्या करना है। ठीक है, तो जॉब आपको एक तो आपकी बाउंड्रीज डिफाइन कर देती है कि भाई ये बाउंड्रीज है जिसके जरिए से काम किया जा सकता है, फिर आप अपने करियर में एक्सेल करते हैं, फिर आप चॉइसेस ले सकते हैं। अच्छा, एक बात यह है कि अगर ये काम लोग कहें कि भाई हम अपने तय करना चाहें, तो होता यह है कि देखिए, हम सब के सब तकरीबन मिडिल क्लास लोग होते हैं। हमारे में से किसी के भी वालिदैन ने करोड़ों रुपए नहीं छोड़े होते, ना ही कोई जायदादें पीछे मौजूद होती है कि जिसकी बेसिस पे हम कुछ कर सकें। तो होता क्या है कि हमारी फैमिली जब हम 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो हमसे इस बात की उम्मीद रखती है, या हमसे नहीं कहते भी हैं अगर साफ अल्फाज में, वो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि अब बच्चा अर्न करेगा, कमाएगा। और आपके पास दोनों बातें होती हैं, आपको सीखना भी होता है और आपने कमाना भी होता है।
तो आपके लिए जॉब ना सबसे अच्छा ऑप्शन बनता है उस वक्त कि आप अर्निंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप घर वालों से सपोज कीजिए कि भाई मैं स्टार्टअप करने वाला हूँ, आप 2 साल का वक्त मुझे दे दीजिए, तो शायद वालिदैन किसी वजह से आपको वक्त दे दें, या जिन वालिदैन के पास इतना सरमाया होगा वो कहेंगे ठीक है बेटा आप 2 साल ले लो। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम कि जिनके पास सरमाया अवेलेबल है, जिनके पास जो है वो बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आपका बिजनेस मौजूद है, आपने वो टेक ओवर करना है, वो तो अभी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है। तो अगर आपकी फैमिली आपसे ऐसी बातें डिमांड कर रही होती है इनडायरेक्टली कि भाई आप कुछ अर्न करना स्टार्ट कीजिए ताकि घर के जो मसाइल हैं, जो घर के माशी मसाइल हैं वो थोड़े से बेहतर हो, उस वक्त में अगर आप ये सोचें कि नहीं यार मैं अपना कोई काम कर लेता हूँ, अपनी चीजें, अपना कोई फ्रीलांस बिजनेस करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, और सीधी सी बात है देखिए ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है बिजनेस की और फ्रीलांस की, और जॉब की जो होती है वो ऑलमोस्ट लीनियर होती है, लेकिन टाइम भी तो लगता है, शुरू में आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इस वजह से जॉब आपको एक बहुत अच्छा हेड स्टार्ट देती है, आपका लर्निंग कर्व बहुत अच्छा होता है, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, टीम वर्क आ जाता है, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, और सबसे अहम बात आपको ये बात पता चल जाती है कि आप करना क्या चाहते हैं। देखिए हर आदमी स्टार्टअप नहीं करता, कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग में जाते हैं, कुछ लोग अपना एक ई कॉमर्स स्टोर खोल लेते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी 2014 के अंदर, आई थिंक 31 दिसंबर 2013 को मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी, तो 2013 सॉरी। तो मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी और मेरा शुरू से ही ये था कि मुझे अपना कोई बिजनेस, अपना कोई कारोबार या कोई भी चीज करनी है। तो 2016 के अंदर मैंने एक स्टार्टअप चलाया, लॉन्च किया था चार्ली के नाम से। मैं ऑनलाइन शर्ट्स बेचता था। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उस वक्त मेरी दोस्तों में से ये भी कहते थे कि यार क्या शर्ट्स बेच रहा है तू, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, एक इंजीनियर आदमी है, अच्छी जॉब मौजूद है। लेकिन देखिए हमें साथ में कोशिश करनी होती है। ऑब्वियसली आप स्टार्टअप करते हैं, आप फेल हो जाते हैं, अगर आप फेल होते हैं तो आप सीखते हैं। 2 साल वो स्टार्टअप चला, मेरे साथ कुछ दोस्त लोग मौजूद थे जिनके साथ मैंने वो किया था, और उसमें जो आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो मेरी थी। लेकिन फिर वो हमारा 2 साल के बाद वो स्टार्टअप हमने बंद कर दिया। उसमें कुछ लेसन थे जो कि हमें सीखने की जरूरत थी कि देखिए टीम जो होती है ना, चाहे वो कोई भी स्टार्टअप की हो या बिजनेस की हो, विजन एक इंसान का होता है। एक आदमी होगा जो कि विजन देखेगा और बाकी लोग उस विजन को फॉलो करते हैं। तो रही बात कि जॉब की नेगेटिविटीज क्या है, देखिए जॉब ऑब्वियसली आपको टू सम एक्सटेंट लिमिट भी करती है कि जाहिर है जो कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं आपको उन्हीं पे काम करना होता है। जिन टेक्नोलॉजीज पे कंपनी काम कर रही होती है, चाहे हम मान लेते हैं ऑरेकल आज 12C मौजूद है, लेकिन अगर उस किसी कोई एप्लीकेशन मौजूद है ऑरेकल 6 पर, तो आपको ऑरेकल 6 पे काम करना पड़ेगा। कंपनी यही कहेगी कि भाई हमारी प्रोडक्ट इस पर मौजूद है, हमारा क्लाइंट इससे रेवेन्यू देता है, आपको सैलरी चाहिए तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। मार्केट में इन नहीं है, बट उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है। मान लेते हैं आज जावा का अगर वर्जन 13 अवेलेबल है और बहुत सारी स्टेबल प्रोडक्ट्स 8 पर चल रही हैं, बट कुछ एप्लीकेशन है जो कि 6 पे चल रही हैं, तो आपका क्लाइंट कहेगा कि भाई आपको 6 पे लिखना है। अब 8 में बहुत अच्छे इजी फीचर्स मौजूद है, लेकिन आपको जावा 6 पे काम करना होगा, और आपको काफी अजीब सा महसूस होगा कि यार फॉर का लूप इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, या मुझे एक कलेक्शन में से डाटा निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन ऐसी बात है, ये जॉब की रिक्वायरमेंट है। लकीली बाज वक्त अब जो कंपनीज हैं वो अपने आप को इस तरह से मैच्योर कर रही है कि जाहिर है नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है, तो नए जो बच्चे मार्केट में निकलते हैं जैसे मर्न है, मीन है और रिएक्ट, एंगुलर, बहुत सारे और स्टैक्स मौजूद हैं इनके ऊपर काम करते हैं। हमें लगता है कि हम नए स्टैक्स पे काम कर रहे हैं तो हम ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं। देखिए याद रखिए, बीइंग एन इंजीनियर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं तो फिर टेक्नोलॉजी कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता। आप आज जावा सीखते हैं, कल पाइथन सीख लीजिएगा, फिर डॉट नेट सीख लीजिएगा, और वक्त के साथ वो चीजें वेरी करती है। तो सबसे अहम बात जो है इस वक्त वो ये है कि जॉब आपको फायदे भी देती है। मेरे ख्याल में ज्यादातर फायदे हैं, क्योंकि मैंने जितना कुछ सीखा है वो जॉब से सीखा है, और मैं अपने तौर पर कोशिश करता रहता हूँ मुख्तलिफ किस्म के स्टार्टअप्स के लिए या मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज के लिए। अभी हम कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप उससे सोचते हैं, आपको अपने ऑफिस से बहुत सारे प्रोसेस सीखने को मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया होता है कि एक बड़े बिजनेस का, एक बड़े लेवल का जो बिजनेस होता है उसे करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। अभी माशाल्लाह एनईडी के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर मौजूद है, मेरे नजदीक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब हम अभी फ्रीलांस वाले टॉपिक पे जाएंगे तो उस पर बात करेंगे इसमें कि कैसे इंक्यूबेशन सेंटर को इस्तेमाल किया जा सकता है और आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। तो अगर जॉब को, टॉपिक को मैं कंक्लूड करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि वो लोग जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और उन्हें लगता है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैंने 4 साल वेस्ट भी कर दिए, मान ले कुछ नहीं सीखा और मेरे पास तो ऐसे कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है, तो आप अपनी एक बेहतर सीवी बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए और सच्चाई के साथ जाके इंटरव्यू दीजिए और कहिए कि भाई 4 साल में मैं जो भी कर सकता था मैंने किया, बट अब मैं तैयार हूँ लर्न करने के लिए भी और ग्रो करने के लिए भी।
तो ऑर्गेनाइजेशन आपको मौका देगी, आप जॉब स्टार्ट करेंगे और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। तो मेरे दोस्त मौजूद हैं, मेरे दोस्तों में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं 4 साल, हमारे सामने की बात है, लेकिन आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ मनी भी और इन टर्म्स ऑफ कैरियर भी, स्टेबल कैरियर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज बेकार नहीं है मेरे नजदीक। अगर आप ये कहते हो कि नहीं मैं जॉब नहीं करूंगा, जॉब जो है वो क्या कहते हैं फिजूल चीज होती है, 9 to 6 की जॉब करना जो है वो बेकार है। एक आईटी की जॉब 9 to 6 होती नहीं है, ऑब्वियसली वो डिले होती है, टाइम काफी वेरी करते हैं हमारे, 11 to 8 होती है और समथिंग होती है। तो एक बात तो हमने ये कंक्लूड करी कि जॉब एक अच्छा ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए, अनलेस आपके पास कोई कॉन्क्रीट आइडिया है, कोई कॉन्क्रीट बैकअप है, तो ऑब्वियसली आप फिर कोई और ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। बट तमाम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं जो कि ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, मेरे नजदीक मेरा ये मानना है, मैं बहुत सारे बच्चों को काउंसिल करता हूँ, बहुत सारे बच्चे बात भी करते हैं, पर्सनली लोग जो है कहते हैं आते हैं, और मैं उन्हें ये बात समझाता हूँ कि देखिए देयर शुड बी सम स्टार्ट। चलिए एग्जाम्पल लीजिए, आपने फैसला किया आप जॉब नहीं करेंगे, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको ये भी नहीं पता कि आप क्या करेंगे और आप जॉब भी नहीं करना चाहते, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन बढ़ेगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि फैमिली की डिमांड होगी कि भाई, फैमिली डिमांड करेगी कि भाई आप जो है वो क्या कहते हैं कुछ कमाइए, कुछ कीजिए, हमारे पास बिल्स मौजूद है, बहुत कुछ करना है, आपको 4 साल की एजुकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और आप उनसे ये कहेंगे कि भाई एक बहुत मस्त आइडिया मेरे दिमाग में आने वाला है, बस मैं उस पर काम कर रहा हूँ और उस पर काम होने के बाद हमारे जो है वो किस्मत पलट जाएगी। लेकिन वालिदैन का यही होता है कि भाई प्रोग्रेस होनी चाहिए। एक बच्चे ने मुझे एक बात कही जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा, उसने मुझसे कहा कि मेरी फैमिली ना मेरे पीछे लगी रहती है और वो चाहते हैं कि मैं 24 घंटे काम करूं, मुझे जब भी फारिग देखते हैं, मुझे कोई भी काम करते हुए देखते हैं, मोबाइल पर बैठे हुए देखते हैं, तो कहते हैं यार तुम कुछ कर नहीं रहे हो। वो कहता है मैं सोकर उठता हूँ जब से शुरू होता है और जब तक मैं वापस सो नहीं जाता हूँ तब तक मुझे मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने को मिलती है, और वो कहता है मैं क्या करूँ, कोविड की सिचुएशन है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, बाहर भी नहीं जा सकता हूँ, और तरह तरह की बातें हैं। तो मैंने उसे जो बात कही वो ये थी कि देखो दोस्त, आपके घर वाले आपको 24 घंटे काम करने को नहीं कह रहे हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप 2 घंटे काम करो, बट आउटपुट आना चाहिए। सॉरी एक मिनट में पानी पी लूं। तो इसका इस स्टोरी का मॉरल क्या है कि आप 2 घंटे काम करें या आप 24 घंटे काम करें, अगर आप 24 घंटे काम भी कर रहे हैं लेकिन कोई आउटपुट नहीं है, आउटपुट किसी भी टर्म में हो सकता है, लर्निंग के टर्म्स में हो सकता है, अर्निंग की टर्म्स में हो सकता है, किसी किस्म का, या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई एप्रिसिएशन लेटर मिल जाए। जैसे सपोज कीजिए अभी हम ये सेमिनार कर रहे हैं, ये सेशन है, ऑब्वियसली मैं इसमें बहुत सारी बातें करूंगा, कुछ बातों से आप लोग इत्तेफाक करेंगे, कुछ से नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली ये मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, मुझे समझ आएगा कि नेक्स्ट टाइम कैसे बात करनी है या मुझे कौन से टॉपिक्स को मजीद कवर करना चाहिए, नेक्स्ट जो टेक्निकल टॉपिक्स होंगे ऑब्वियसली यहाँ से सजेशंस भी आएंगी। तो याद रखिए हर जगह पर चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, कितना भी वेल्दी हो जाए, वो हमेशा हमेशा लर्निंग के कर्व में रहता है और हमेशा उसका लर्निंग कर्व बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। तो जो आपके वालिदैन या आपके बड़े भाई, आपके बड़े लोग जो आपसे चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, स्लो हो, एक एक इंच करके ही हो, लेकिन हो जरूर, ताकि आप उन्हें बेहतर बता दो सके। ये एजुकेशन का भी होता है, आप सेमेस्टर में अगर सारा सेमेस्टर नहीं पढ़ रहे हो तो वालिदैन आपको बोलते रहते हैं, एंड में आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट ले आते हैं, आप कहते हैं देखो मैं जीपी ले आया, तो उनका ये नहीं, उन्हें यही लगता है कि शायद उन्होंने पूरा सेमेस्टर आपसे कहा तो आपने पढ़ा, क्योंकि बड़े जो होते हैं जाहिर सी बात है उन्हें इतना पता तो नहीं होता ना कि क्या सब्जेक्ट्स है, क्या लेक्चर्स है, कैसे पढ़ा जाएगा, इसीलिए वो सिर्फ आपको पुश करते हैं कि भाई पढ़ता रहिए ताकि पेपर के टाइम पे परेशान ना हो जाए। चलिए अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। तो देखिए मेरे नजदीक मैंने कभी फ्रीलांसिंग नहीं करी है, ठीक है, मैं ये बात इस बार बता देता हूँ, फिर हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे, क्योंकि मेरे नजदीक फ्रीलांसिंग कहते किसे हैं। देखिए फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कोई जिस तरह आपकी जॉब होती है ना, जॉब में आपका एक एम्प्लॉयर होता है जो कि आपको नौकरी पर रखता है और आप 9 to 5 या 11 to 8 जो भी आपकी टाइमिंग्स होती है आप उनमें जॉब करते हैं। फ्रीलांसिंग में इसी तरह से जैसे अपवर्क मौजूद है, फाइवर है, इलांस है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, उनके ऊपर आप जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। अच्छा हाँ, मेरी प्रोफाइल मौजूद है बट उस पर आप जाके देखेंगे तो 0 जॉब्स और 0 अर्निंग्स है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा ना, हम कोशिश हर चीज के बारे में करते हैं कि हम ये काम भी करें और ये काम भी करें, लेकिन हमें फिर एहसास होता है कि नहीं ये चीज हमारे लिए नहीं बनी है, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसके बाद कुछ और जरूर करते हैं। तो जो क्या अभी और फ्यूचर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो आखिर में कंक्लूजन के टाइम पे जरूर बताऊंगा, बट अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि फ्रीलांसिंग में मान लेते हैं आप अपवर्क के लिए काम करते हैं, ठीक है, अब अपवर्क, अब आपने एग्जांपल के लिए कि भाई आप जॉब नहीं करना चाहते, आप अपवर्क के लिए काम करोगे, तो देखिए अपवर्क भी तो एक एम्प्लॉयर है, अपवर्क आपको डेडलाइंस देता है, अपवर्क आपको ठीक है डायरेक्ट अमाउंट देता है, लेकिन आपका 20% अमाउंट कट होता है, ठीक है, एक वो कट डाउन है। मान लें आपने $100 अर्न किए तो $80 मिलेंगे आपको, $20 जो है वो फी कट जाएगी। अगेन फिर वही बात है, और ये एक स्पेशलाइज्ड किस्म की जॉब है
फ्रीलांसिंग एक स्पेशलाइज्ड जॉब होती है, ठीक है। अच्छा, आपकी वो आप लोग इस बात पे शायद इत्तेफाक नजर आते हैं कि भाई वो जॉब में और इस जॉब में बहुत फर्क है। इसके अंदर मैं जिस टाइम चाहूँ काम कर सकता हूँ, कोई मेरे ऊपर पाबंदी नहीं होती है। मैं रात में काम करना चाहूँ, मैं दिन में काम करना चाहूँ, मैं 24 घंटे काम करूँ। तो देखिए दोस्तों, जब हम लाइफ में कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना, तो उस वक्त बहुत अच्छा लगता है हमें। उस वक्त हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है कि भाई मैं 24 घंटे भी काम कर सकता हूँ, मैं 12 घंटे काम कर सकता हूँ, और मेरे पास जो है कोई शेड्यूल नहीं है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं जब चाहूँ अपनी दुकान का शटर उठाऊं और जब दिल चाहे बंद कर दूं, ठीक है। लेकिन नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा होने लगता है कि आपकी सेहत गिर रही है। देखिए, जो आपकी जॉब होती है ना, जॉब में एक टाइमिंग होती है। आप जब जॉब से साइन ऑफ करके आ जाते हैं, उसके बाद फिर ऑब्वियसली कभी ना कभी फोन आता है, लेकिन अगले दिन के लिए होता है वो, कि भाई आपको ये वाली प्रोडक्शन है, ये वाली सपोर्ट है, जो भी है वो आपने अगले दिन जाके देखनी है। या आप अगर लेट नाइट बैठ रहे होते हैं, तो एक दिन लेट नाइट बैठ के वापस घर आ जाते हैं। बट व्हेन यू आर एट होम, आप घर आ चुके हैं, फिर आप फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं। फ्रीलांस के अंदर आप बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो जब तक मान लीजिए, अभी बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, आपने काम स्टार्ट किया, आपका काम बहुत अच्छा हो गया, स्टेबल हो गया। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छा फ्रीलांस काम करते थे, बहुत बेहतरीन उनका बिजनेस सेटअप सब हो गया। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि भाई जब मेरी शादी हो गई, उसके बाद मेरे लिए अपने घर में बैठ के काम करना मुमकिन नहीं रहा। ऑब्वियसली अभी सबकी शादियां बहुत दूर हैं, बट क्योंकि इंसान अपने करियर के लिए फोरकास्ट जरूर करता है। और फिर उन्होंने अपने लिए एक सेपरेट ऑफिस लिया, रेंट पे लिया। वो अकेले बैठ के उस ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने वो ऑफिस जरूर लिया। क्यों? उनके नजदीक अब मैं ऑफिस जाता हूँ टाइम पे, जब कहे मैं कभी भी जाऊँ, 11 बजे जाऊँ, मैं कुछ बजे जाऊँ, बट जाता हूँ, बैठता हूँ, मेरा ऑफिस का रेंट है, उसका बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है। और वहां से जब मैं साइन ऑफ करके उठता हूँ, तो फिर मैं घर आ जाता हूँ। तो इवेंचुअली अगर आप समझिए, तो अगर आपको लगता है कि आप अकेले पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, कि आप ही जो है वो रिक्वायरमेंट भी कर रहे हो, आप ही डेवलपमेंट भी कर रहे हो, आप ही प्रोडक्ट को डिलीवर भी कर रहे हो, प्रोडक्शन भी संभाल रहे हो, सब कुछ कर सकते हैं, तो इट्स फाइन, आप कीजिए। लेकिन अगेन वही घूम फिर के जॉब ही बन गई है आपकी। बस आपका एम्प्लॉयर जो है वो कोई अमेरिका और कनाडा से बैठा हुआ होगा, और पाकिस्तानी एम्प्लॉयर नहीं होगा जो आपको सैलरी दे रहा होगा। अमाउंट क्योंकि डॉलर्स में आ रहा होगा, तो कन्वर्ट होने के बाद वो अमाउंट अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तानी जॉब होगी तो 50,000 रुपए मिल रहे होंगे, वो वाली जॉब में आपको लाख रुपए मिल रहे होंगे कन्वर्ट होने के बाद। अमाउंट का फर्क आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको सेहत का समझ में आएगा कि आपकी, जैसे इस कोविड ने मुझे बहुत अच्छी एग्जाम्पल समझाई है। इस कोविड में सब लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं घर बैठ के। सबको सबसे ज्यादा मजा आना चाहिए कि भाई अब तो जाना नहीं पड़ता, अब तो घर बैठे बैठे क्लास ले लेते हैं, एक मोबाइल फोन में सिर्फ एंट्री कनेक्ट होता है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि कितनी डिफिकल्टी हुई है, टीचर आमने सामने मौजूद नहीं है, ना समझ पा रहे हैं, ना सही से डिफाइन कर पा रहे हैं। क्विज़ेस वगैरह देने में बड़ी आसानी हो रही है लोगों को, कि छाप रहे हैं या फिर कुछ कर लेते हैं। लेकिन देखिए, समझिए बात को, क्रक्स जो है बात का, कि आपकी वो कम्युनिकेशन खत्म हो गई, वो प्रेजेंटेशन स्किल खत्म हो गई। जो आप क्लास के सामने 70 या 80 बच्चों के सामने खड़े होकर बात करते थे, वो चीज खत्म हो गई। अब घर में बैठे बैठे इंसान बोर हो रहा है, घर में बैठे बैठे आपको हेल्थ के मसाइल हो जाएंगे, घर में बैठे बैठे इंसान को डिप्रेशन अलग होने लगता है। जब वो दोस्तों से मिलता है, खिलखिलाता है, बातें करता है, तो टाइम बढ़ जाता है। तो यकीन मानिए, जो आपकी सोशल लाइफ है वो काफी डिस्टर्ब हुई है, सबकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हुई है। कहने को तो सब घर में मौजूद हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, अपने सारे काम भी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आपकी सोशल और हेल्थ लाइफ जो है काफी डिस्टर्ब हुई है इस कोविड की वजह से। तो इससे भी ये बात समझ में आती है कि जो फ्रीलांसिंग आप घर बैठ के करते हैं, उसके अंदर टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर टाइम की पाबंदी हो नहीं पाती, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है मोस्टली उसका टाइम जोन डिफरेंट होता है, और आपका टाइम जोन डिफरेंट होता है। तो जब आप शाम में 6 बजे बैठते हैं, जबकि उसका टाइम होता है, और अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा, कि रात बनाई है आराम करने के लिए और दिन बनाया रोजगार के लिए। और हम सिस्टम इंजीनियर खासतौर पर हम फितरत के खिलाफ चलते हैं, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, रात भर काम करते हैं और दिन मैं खुद शामिल हूँ इस चीज में, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। तो लेकिन हमें इस चीज को मैनेज करना सीखना होगा। देखिए, मैं बहुत सारी जो बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं वो काम नहीं करता हूँ, मैं भी सारे काम करता हूँ, लेकिन एक अच्छा कैरियर, एक अच्छी ग्रोथ में आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अपनी सेहत के बारे में फिक्र करनी होगी। तो फ्रीलांसिंग एक स्पेशलाइज्ड किस्म की जॉब है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करना चाहिए, फिर वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। जैसे जॉब है कि आपको जो है टाइमिंग्स होनी चाहिए आपके पास, कि भाई मैं इतने टाइम से इतने टाइम बैठूंगा। आपके पास प्रॉपर जिम कर सकते हैं आप, या फिर आपको ट्रेनिंग करनी है, या आप रनिंग करते हैं, कोई भी ऐसा एक्सरसाइज का शेड्यूल होना चाहिए। लाइफ को ना हिस्सों में बांटना सीखिए, कुछ फैमिली टाइम होना चाहिए, कुछ वर्क का टाइम होना चाहिए, कुछ आपका जो है वो क्या कहते हैं हेल्थ का टाइम होना चाहिए। आपको अपना सेल्फ जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको अपने ऊपर भी वक्त लगाना चाहिए। जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं, ऐसे ही आप अपनी सेहत का, क्योंकि देखिए हमारी सिस्टम इंजीनियरिंग की लाइफ में सेहत के मसाइल बहुत आगे जाके उजागर होते हैं। बैक पेन होने लगता है, फिर आप बैक केयर की जो गद्दी होती है वो रखते हैं। ऑर्गोनॉमिकली बड़ा मुश्किल से वर्ड है, लेकिन मैंने याद किया है। ऑर्गोनॉमिकली जो है आपकी चेयर्स होनी चाहिए, ताकि जो फर्नीचर का स्टाइल है वो वैसा हो कि आपकी कमर को अच्छा पुश मिल रहा हो।
बट फिर क्या होता है, जब हमें ये मसाइल होते हैं तब हम इन चीजों की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम पहले से इन तमाम चीजों को मेजर करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी फ्रीलांसिंग की। तो ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं, लोग करना चाहते हैं बिल्कुल करें। अगर हम जॉब और फ्रीलांसिंग का मुवाजना करना चाहें तो देखिए मेरे नजदीक अगर जॉब जॉब सिक्योरिटी जो है, जॉब सिक्योरिटी दोनों में है और दोनों में नहीं भी है। क्यों? आप जैसे कोविड की सिचुएशन की एग्जांपल लीजिए। कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज को उनकी जॉब से निकाला गया है। ठीक है, कोविड की वजह से उनमें से बहुत सारे लोग परेशान हैं और वो जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आप फ्रीलांस काम कर रहे थे तो बहुत सारे फ्रीलांसर स्टिल जॉब्स पर मौजूद है। ठीक है, अब आप अगर स्किल सेट होगा ना आपके पास तो आप फ्रीलांस काम ढूंढ सकते हैं। जैसे आपने जॉब करी, जॉब करने के बाद तो मैं इस चीज को ऐसे कहता हूं कि आपको अपनी जॉब के साथ सीखना चाहिए, और आपको लगता है कि आपकी जॉब आपको नई टेक्नोलॉजीज नहीं सिखा रही है तो मेरे दोस्तों यूट्यूब मौजूद है, आप यूट्यूब पे जाइए, नई टेक्नोलॉजी खुद से सीखिए। जब आपके अंदर लर्निंग कर्व पैदा हो जाएगा ना कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, तो फिर आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वायरमेंट है। जॉब का काम आप जॉब पर करेंगे, जो भी सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज होंगी, और आप अपने तौर पर किसी प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं या अपने तौर पर किसी चीज पे काम करना, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बहुत सारी नॉलेज मौजूद है। आपको पता है कि डेवलपमेंट स्टेप्स कैसे होते हैं, कैसे बैकएंड की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कैसे फ्रंट एंड होना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी फास्ट होगी। आपने क्लाइंट कम्युनिकेशन भी देखा हुआ है। आपको जब आप सीनियर हो जाते हैं आप क्लाइंट से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप अपने तौर पर भी किसी क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सलाहियतों में निखार आ जाता है। तो शायद इसकी एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छी देना चाहूंगा। जब मैं एनईडी से ग्रेजुएट हुआ था, हम 4 दोस्त थे जिन्होंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम किया था। और से सुनिएगा, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। हम चारों को यही था कि भाई हम अपनी कंपनी बनाएंगे और अपना काम करेंगे, हम लोग जॉब नहीं करेंगे। ये सबसे रियलिस्टिक एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे सकता हूँ जॉब वर्सेस फ्रीलांस पे। हमने जाके क्या कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपने ग्रुप का लीडर हुआ करता था, मैं जो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी लीड कर रहा था, और मेरे तीनों दोस्त बहुत अच्छे बेहतरीन थे, सब सपोर्टिव थे हम लोग चारों एक दूसरे के लिए। तो हमने क्या किया, हमने अपनी कंपनी का नाम बनाया, ठीक है, और हमने उसका एक फेसबुक पेज क्रिएट किया जो कि सबके लिए हमारे लिए फ्री में जो जो काम हो सकता है। फिर उसके बाद हमने 1000 विजिटिंग कार्ड छपवाए और उसके ऊपर बकायदा सीईओ लिखा, नाम लिखा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। और उसके बाद फिर हमने शारा फैसल की रोड के ऊपर एक मोटरसाइकिल पे 3 दोस्त घुमा करते थे। कभी हमारा चौथा दोस्त, हमारे पास सीएनजी के पैसे अवेलेबल होते थे तो गाड़ी में सीएनजी डलवा लेते थे, और फिर उसके बाद चारों दोस्त गाड़ी में बैठ के चले जाते थे, कहीं प्रेजेंटेशन होती थी। हम बहुत घूमे, हमने काफी प्रोजेक्ट्स उठाए भी, हमने उन पर काम करने की कोशिश करी, लेकिन हम डिलीवर कुछ नहीं कर पाए। जबकि हमारी कंपनी बिल्कुल प्रॉपर थी, हमारे पास विजिटिंग कार्ड थे, हम जगह जाके विजिटिंग कार्ड भी देते थे, बहुत सारी जगहों पे हमने अपने विजिटिंग कार्ड रखवाए भी। लेकिन उसके बाद ना हमें, अच्छा, जब तक हम लोग ग्रेजुएट नहीं हुए थे, ये अब थर्ड सेमेस्टर कह रहा हूँ, थर्ड ईयर की बात है, उस जमाने में एयर सिस्टम होता था, सेमेस्टर सिस्टम नहीं था। हमारा पहला ईयर जो था वो एयर था और बाद में फिर सेमेस्टर सिस्टम आए थे। तो एक तरह से थर्ड ईयर की टर्म्स में बोलूंगा तो मेरा शायद 6 सेमेस्टर होगा। तो 6 सेमेस्टर के अंदर हम लोग खुद से काम करते थे, बहुत कम चीजें आती थी हमें, थोड़ा सा डॉट नेट पे काम कर लेते थे, तो वो चीजें सीखी थी। कोशिश करते थे कि बस एक दफा कोई प्रोजेक्ट दे दे, उसके बाद हम सीख लेंगे भाई सब कुछ। लेकिन हमें समझ में आया क्योंकि हमें कुछ आता नहीं था, हमने किसी से प्रोजेक्ट लिया भी, हम डिलीवर नहीं कर पाए। यानी वो प्रोजेक्ट जो उस वक्त लोग 15,000 रुपए में हमें करने को कह रहे थे, आज उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है, लेकिन अब हम बहुत सोच समझ के काम करते हैं। तो आप समझ रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस मिला, आपको लर्निंग कर मिला। अब अगर मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी होती है तो अब मुझे उतना टाइम नहीं लगता है। अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट हो और मुझे उसमें रिक्वायरमेंट हो कि मुझे इस पे काम करना है तो मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास जॉब की वजह से एक्सपीरियंस है, लर्निंग कर रहे हो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आप समझे कि जॉब से फायदा क्या हुआ, मुझे एक लॉन्चिंग पैड मिला, और उस लॉन्चिंग पैड की वजह से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अब चीजों को ग्रास्प करना, लर्न करना, रिक्वायरमेंट समझना, किसी भी बिजनेस को अगर ऑटोमेट करना है या उसे प्रोसेस ओरिएंटेड करना है तो उसको समझने के लिए अब बहुत आसानी होती है। तो मैं कहता हूं कि आप अगर जॉब करना चाहते हैं या फ्रीलांस करना चाहते हैं, ये दोनों एक कैटेगरीज है। ठीक है, आप चाहे जॉब से स्टार्ट करें या फ्रीलांस से। फ्रीलांस में ऑब्वियसली आपका स्टार्ट का जो ग्रोथ लेवल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें होगा ये कि आपको शुरू में कम काम मिलेगा बट आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्रोथ मिलेगी, बट उसमें चांस वाले काम है। और दूसरा काम जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक सैलरी फिक्स मिलती है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट हो रहा होता है और आप उसके ऊपर चलते जाते हैं, बट आप लर्न करना सीख रहे होते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे पास जो टॉपिक होना चाहिए सेमिनार का वो ये होना चाहिए कि जॉब वर्सेस बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, फ्रीलांसिंग ऑब्वियसली एक स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ जॉब है। अब बात करते हैं कि भाई बिजनेस करना, जब एक आदमी के पास सरमाया नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बिजनेस कैसे करेगा। तो देखिए, आप जॉब स्टार्ट करते हैं, आपको लर्निंग आ जाती है, आपको एक्सपीरियंस आ जाता है,
टू सम अमाउंट। आपका अगर प्लान है ना, देखिए आपका अगर गोल है, आप जिंदगी में ये काम करना चाहते हैं, तो फिर आप प्लानिंग करते हैं, फिर आप प्लानिंग करके अपनी ही जॉब से अपने लिए पैसे भी जमा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी एक कोई प्रोडक्ट आइडिया हो गया। यहां मैं बात कर रहा था आपसे इंक्यूबेशन सेंटर की, जो मैंने आपसे शुरू में कही थी। देखिए एनईडी इंक्यूबेशन सेंटर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको आपकी सलाहियतों के इजहार के मौके के लिए। और वो कैसे है? अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, या आपका भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, या जिनका स्टार्ट हो भी चुका है, या जिनका उसके बाद अब कोई इरादा है, आप अपनी जॉब कीजिए। जॉब के साथ आप किसी अच्छे आइडिया पे काम करने के बारे में सोचिए। देखिए अगर आपको अभी आइडिया आ जाएगा ना, आप आइडिया इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ आप मेरी इस बार की एडवाइस को हमेशा याद रखिएगा कि विजन एक इंसान का होना चाहिए, बाकी टीम काम करने वाली होनी चाहिए। अगर आप 4 दोस्त मिलकर काम करते हैं जो कि सेम एज और सेम एक्सपीरियंस के हैं, तो होगा ये कि चारों के चारों एक दूसरे से हर बात में तकरार करेंगे, बहसो मुबाहिसा करेंगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि चारों उतने समझदार है। ऐसा नहीं है कि बेवकूफ है कोई, नहीं, चारों समझदार है, लेकिन चारों एक जैसे लेवल के समझदार है। इसीलिए जो भी एडवाइस आएगी वो सेम लेवल की आएगी। या तो चारों मान लेंगे या चारों मना कर देंगे, बट कोई विजन नहीं है। होना क्या चाहिए? एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसकी सोच बहुत दूर की हो, और वो ये कहे कि भाई फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी मार्केट इस वक्त इस चीज का शिकार है, हमें ये प्रोडक्ट डिजाइन करके मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। 1 महीने में अगर हम ये बना के लॉन्च करके कस्टमर का एक सपोर्ट हासिल कर लेते हैं कि हमारे पास 4 या 5 कस्टमर भी आ जाते हैं, तो भाई अगले 1 साल में हमारे पास 100 कस्टमर्स हो जाएंगे। एक छोटी सी एग्जाम्पल है। अब बाकी 3 ना इस बात में बहस नहीं करेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, इसकी मार्केट में गैप मौजूद है, मार्केट फैसिलिटी है, हमें कितनी फंडिंग होगी, क्या होगा, नहीं। आइडिया जिस इंसान का है वो अपना आइडिया में इन्वेस्ट करेगा, बाकी लोग काम करेंगे। अब वो तीनों जूनियर्स हों, वो तीनों आपके सीनियर्स हों, या वो तीनों आपके साथ के हों, वो आपके रिश्तेदार हों, वो आपके कजन हों, वो कुछ भी हो सकते हैं, बट वो आपके आइडिया के आगे सोचा रहना है। अब देखिए अगेन, आपका आइडिया फेल होगा या कामयाबी हासिल करेगा या नाकामी हासिल करेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। उन लोगों का काम आपके साथ काम करने का है। दिस इज हाउ आई थिंक स्टार्टअप गोज। क्योंकि जब मैंने स्टार्टअप किया था, हम तमाम के तमाम लोग एक जैसे लेवल के थे, हम हर बात में एक दूसरे को निगेट भी करते थे, मानते भी थे। तो होता क्या था कि तीनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो हमने जो भी डिसीजन लिए उसमें कोई ऐसी उड़ान नहीं थी कि हमारे आइडिया को पर लग जाते, ठीक है, ना ही हम बिजनेस में ऐसे कोई डिसीजन ले पाए कि हम अपने बिजनेस को रेप्लिकेट कर पाते। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा था, जो चार्ली के नाम से हमने शर्ट्स सेल करी, हमने पूरे पाकिस्तान में सेल करी थी, हमने बहुत अच्छी सेल्स करी हमने। यानी इवन के सोचिए शर्ट इतनी अच्छी थी कि हम अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को भी रिकमेंड करते थे और वो भी पहनते थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक इमीडिएट फीडबैक होता है कि आप अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो आप अपने लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से बहुत मुतमईन है। कॉस्टिंग हमने बहुत ज्यादा बचाई थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। बट क्योंकि उनमें से किसी का भी विजन नहीं था, हम सबका, हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ये सोचा हो कि भाई 1 महीने में यहाँ पहुंचेंगे, 3 महीने में यहाँ पहुंचेंगे, 6 महीने में यहाँ पहुंचेंगे, और 1 साल बाद हमें यहाँ होना है, और बाकी सब बस एफर्ट करें कि वहां पहुंचना है। हम सब बस थर्ड प्रोग्राम में चले चले जा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं कि आप सीखिए, चाहे जॉब से सीखें, फ्रीलांस से सीखें, आप सीखें, आप अर्न करें, आप लर्न भी करें। आप उसके बाद फिर एक लेवल तक पहुंच जाएंगे, फिर आपका दिमाग बहुत ज्यादा खुल चुका होगा, आपका दिमाग बहुत अच्छा सोचेगा भी, क्योंकि आपके पास तजर्बा भी मौजूद होगा। फिर आप अपनी टीम पिक कीजिए, आप लड़के ढूंढिए, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटीज जाइए या कहीं पे भी, और उसके बाद आप उनको पिक करिए, टीम डेवलप करिए और फिर काम कीजिए। तो देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या था इस सबका, आपके घर वालों को भी पता था कि आप कमा रहे हैं, आपने घर की दाल रोटी जी, आपका जो किचन था वो भी चलता रहा, उसमें भी कोई कमी नहीं आई, घर वालों को भी कोई परेशानी नहीं हुई। क्योंकि याद रखिए जब आप फैमिली सपोर्ट कर रहे होते हैं और घर वाले अगर परेशान होते हैं, तो उससे ज्यादा आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप कमाएंगे नहीं तो सबसे ज्यादा नुकसान इस बात का आपके ऊपर ही उल्टा पड़ेगा, और जो रही सही आपकी परफॉर्मेंस है वो भी खत्म हो जाएगी। तो जॉब की वजह से आपको एक इनकम मिलती है, उस इनकम के जरिए से आप अपनी फैमिली सपोर्ट करते हैं, साथ साथ आप अपनी स्किल्स बेहतर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के जरिए से अच्छे आइडियाज सोचते हैं, और जब आपके पास कोई आइडिया रेडी हो जाए तो आप उसका एक वर्क फ्लो तैयार कर लेते हैं और आप जाइए और इंक्यूबेशन सेंटर में पेश करते हैं। अगर आपको अपने आइडिया में यकीन है और आपने उसकी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से की है, तो ऑब्वियसली इंक्यूबेशन सेंटर में जाने की वजह से आपका आइडिया जगह हासिल कर लेगा। अगेन आप कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं, आपके पास आपकी जॉब तो मौजूद है ना सपोर्ट के लिए। जब आपका आइडिया कामयाब हो जाता है नाकाम हो जाता है, आप उसके बाद जॉब छोड़ दें अपनी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरा आइडिया फेल हो गया या मैं कामयाब नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया, क्योंकि अगेन आप काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने उस आइडिया के ऊपर लोगों से काम करा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से प्लानिंग करके चलना होगा ताकि आपकी जो चीजें हैं वो खराब ना हो। क्योंकि मान लीजिए आप जॉब भी छोड़ के, अच्छा एक बहुत अच्छा फिनोमेना आजकल लोगों में चल गया है स्टार्टअप के नाम पे, कि ना जॉब करते हैं ना फ्रीलांस करते हैं, बस बैठ के कुछ करने के बारे में सोचते रहते हैं
कि मैं ये कर लूंगा और मैं ये कर लूंगा, उसमें क्या होता है, वक्त गुजरता है। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो जॉब कर रहे होते हैं या फ्रीलांस कर रहे होते हैं, अरे वो कुछ भी कर रहे होते हैं बट वो ग्रो कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आप बैठे सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, तो आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं सोच रहा था ये कर लेता हूँ, अब तो 6 महीने गुजर चुके हैं, अब किसी के पास जाऊंगा भी तो यही पूछेगा यार तुम ग्रेजुएट हुए थे 6 महीने पहले, अभी तक तुम्हारे पास जॉब क्यों नहीं थी, क्या तुम्हें कुछ आता वाता नहीं था। आप कहोगे नहीं यार मैं अपना स्टार्टअप करने के लिए किया क्यों नहीं, कह रहे हैं कोई अच्छा आइडिया नहीं आ रहा था। तो कह रहे हैं जब तुम्हारे पास आइडिया भी नहीं आ रहा था तो तुम जॉब तो कर लेते, तुमने अपना वक्त क्यों जाया किया, यानी इसके मतलब तुम्हारे नजदीक तुम्हारे वक्त की अहमियत नहीं है। समझ रहे हैं बात को। तो आप अपना वक्त जाया नहीं करें। आप सोचने का काम तो इंसान दो तीन चीजों के साथ भी कर सकता है ना, कि आप जॉब करते रहे, सोचने के लिए घंटा दरकार होता है पुरसुकून माहौल में, आप घर 1 घंटा सोच लें, 2 घंटा सोच लें, अपने दोस्तों से डिस्कस कर लें, चाय पे डिस्कस कर लें, लेकिन अपना वक्त जाया ना करें। जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है आप अपना करियर स्टार्ट करके कुछ ना कुछ करें। एक बहुत अच्छा जुमला है जो जाहिर सी बात है, मैं सेशन की तैयारी कर रहा था तो आया मेरे दिमाग में, अगर आपको नहीं पता ना कि आपको क्या करना है तो आप इंतजार मत कीजिए, आप कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि जब आप रास्ते में होंगे ना और सफर में होंगे तो आपको नए रास्ते मिलेंगे जरूर, लेकिन अगर आप वहीं स्टार्ट पे खड़े रहेंगे ना तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। आप नौकरी कीजिए, आप फ्रीलांस कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आप अब्बा के बिजनेस में हाथ बटाइए, आप कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर कीजिए। जैसे जैसे आप आहिस्ता प्रोग्रेस करेंगे आपका सफर आगे बढ़ेगा, आपको नए रास्ते नजर आएंगे, जब आपको नए रास्ते नजर आएंगे तो आप उनमें से किसी रास्ते को चुन सकते हैं। हो सकता है आगे बढ़ के आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोले यार मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान में कंपनी बनाना चाहता हूँ, आप मेरा ऑफिस खोल लें, या कोई आपसे कहेगा यार ये स्टार्टअप है आप इसके अंदर मेरे साथ 50% के पार्टनर बन जाएं, क्योंकि आपके पास अच्छा अच्छा विजन है, एक्सपीरियंस है, आपने इतने सारे इंडस्ट्री में काम किया है। तो समझ रहे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे मिलेंगी। और वैसे मुसलमान हम सबका ईमान है इस बात पर कि रिस्क देने वाली बात अल्लाह पाक की है, लेकिन कोशिश करने की जिम्मेदारी तो हमारी है। सिर्फ बैठ के सोचते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। हाँ तो जवाब नहीं देंगे ऐसी बात, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा अब बात करते हैं कि अच्छा यस आया भाई, असद सलीम साहब है उनका यस आया है, ठीक है शुक्रिया सर। अच्छा अब बात ये करते हैं कि भाई मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं कि सीखना चाहिए। देखिए चाहे आप जॉब में काम करें या कहीं पे भी काम करें, सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। आपको सिर्फ जावा नहीं सीखनी है कि जावा सीख ली, पाइथन सीख ली, मीन स्टैक सीख लिया, मोंगोडीबी चलाना सीख लिया या फिर माई सीक्वल सीख लिया, नहीं दोस्तों। आपको प्रोफेशनलिज्म सीखना है, आपको ये भी सीखना है कि आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखना है। देखिए याद रखिए जब तक आप मौजूद मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इंडिया में बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो भी करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि जब मोटिवेशन के लिए आपको किसी और की जरूरत पड़ती है ना तो आप मोहताज हैं। मोटिवेशन के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मोटिवेशन के लिए आपके अंदर से जवाब आना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा ये बात। और दूसरा, हमेशा फेलियर स्टोरीज सुना करें। मैं हमेशा फेलियर स्टोरी सुनता हूँ। फेलियर स्टोरी सुनने से आपको ये बात समझ आती है कि ये इंसान भी नाकाम हुआ तो मैं भी नाकाम हो सकता हूँ, कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो भी नाकाम हुआ ही हूँ, कोई बात नहीं। अब जब सक्सेस स्टोरी सुनते हैं ना कि एलन मस्क ने स्पेस एक्स बनाया और बेहतरीन काम किया, या फिर जो है वो बिल गेट्स साहब ने ये किया और स्टीव जॉब्स ने ये किया, और जितनी एग्जांपल्स हैं, पाकिस्तान में दराज बनी या पाकिस्तान में और कुछ हुआ, जैसे बाइकिया का स्टार्टअप है। सक्सेस स्टोरी सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन सक्सेस स्टोरी से आदमी डिप्रेस होता है, और डिप्रेस होने की वजह से जो रही सही आपकी मोटिवेशन होती है ना वो भी खत्म हो जाती है। एक तरह से इनडायरेक्ट आप और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप ये बात समझा कीजिए कि भाई मेरे फलाने दोस्त ने या मेरे फलाने कजन ने या किसी ने भी कोई कोशिश करी और वो नाकाम हो गया, अरे कोई बात नहीं, उसे भी मोटिवेट करेंगे, नहीं यार परेशान नहीं, और खुद में ये बात जगाएं कि यार सबका वक्त आएगा, सबका सब कुछ सही होगा। देखिए सबके एज डिफरेंसेस है, सब कुछ मुख्तलिफ टाइम पे होगा, किसी को बहुत जल्दी नौकरी मिलती है, किसी को देर में मिलती है। मैं जिस दोस्त की एग्जाम्पल दे रहा था इससे पहले, मेरे दोस्त को जॉब से फायर किया गया था, यानी जिस कंपनी में मैं खुद जॉब करता था वो उसी में आया और 3 महीने बाद उसे फायर कर दिया गया। वो बहुत ज्यादा परेशान था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इतनी अच्छी जॉब कर रहा है कि अगर मैं अपनी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई बाय 5-6 भी करूं तब भी मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। तो आप देख रहे हैं लाइफ साइकिल कितना डिफरेंट है। स्टार्ट में ऐसा लगने लगा था कि वो एक इंतहाई नाकाम इंसान है, फिर उसने मेहनत करी, उसने अपने स्किल सेट पर मेहनत करी, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स पर मेहनत करी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर मेहनत करी। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि देखिए बदतमीजी क्या है और अपनी बात को बयान करना क्या है। इजहार माफिज जमीर कहते हैं इसे। इजहार माफिज जमीर का मतलब होता है
कि आप जो बात कहना चाहते हैं ना, अपने अल्फाज का इतना खूबसूरत पैराया होना चाहिए कि आप उसके अंदर अपनी बात सामने वाले को बता और समझा सकें और उसे ये बात समझ में आए कि सामने वाला, देखिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ आपको आपकी जॉब में, फ्रीलांसिंग में, बिजनेस में काम नहीं आती है, आपको अपनी फैमिली इश्यूज में काम आती है। बीइंग अ सिस्टम इंजीनियर, ऐसा मेरा मानना है और यकीन है, और मैं ये काम करता हूँ। मेरे ख्याल में इर्द गिर्द के लोग इस बात की कहते हैं निशानदही भी करेंगे कि मैं अपनी हर प्रॉब्लम को सिस्टम इंजीनियर के तौर पर देखता हूँ और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। फिर चाहे वो मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम हो, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेरे घर में मेरे किसी छोटे भाई के साथ कोई इशू हो, बहन के साथ हो, अम्मी के साथ हो, अब्बा के साथ हो, मेरे दोस्तों के साथ हो, मैं अपने हर प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम के तौर पर देखता हूँ। पहले स्टेटमेंट डिफाइन करता हूँ कि भाई प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। तब आपको ये बात समझ आ जाती है कि प्रॉब्लम है क्या, मतलब आप में प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मैं अगर आज आपको बैठ के एक सेशन दे रहा हूँ या मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ या मुझ में बहुत सारी खूबियां मौजूद है। तो खूबियां और खामियां दोनों मौजूद है। बहुत सारे टाइम पर मैं भी परेशान होता हूँ, मैं भी डिमोटिवेट फील करता हूँ, मैं भी जो है वो क्या कहते हैं परेशान हो जाता हूँ, तो मैं घर में डिस्कस कर रहा होता हूँ। देखिए, अगर आप अपनी परेशानी को डिस्कस करके रिजॉल्व कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। और वो कब हो सकता है? जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी। एक अच्छी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन देना कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि इफ यू हैव एनी इशू विद योर फादर, विद योर मदर, विद योर सिस्टर और ब्रदर, यू कैन कम्युनिकेट। सर मैं ऑल द टाइम, इबाद आसिफ ने कुछ लिखा लेकिन इतना ही नजर आया कि सर मैं ऑल द टाइम, देख लेते हैं अगर इबाद आसिफ कुछ कह रहे हैं। सर मैं ऑल द टाइम डिप्रेस। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, हम लोग एक स्पेशल सेशन कर लेंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। इबाद आप परेशान मत हो। वैसे मैं आपको पर्सनली जानता हूं इबाद, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने आपके बारे में काफी बात सुनी है और मैं आपको काफी बेहतर तरीके से जानता हूं मेरे दोस्त, तो हम जो है वो एक स्पेशल सेशन कर लेंगे, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। के बाद हाँ सर, अच्छा जी। और ठीक है, हम आखिर में करेंगे दोबारा। अरे मैं कोई और मोहम्मद नहीं, मैं दूसरा हूँ। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ इबाद आसिफ, थैंक यू सर। नहीं मैं, आप कह रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला खान कह रहे हैं मैं दूसरा हूँ। अरे मैं कोई और हूँ। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम साथ कर लेंगे इसको। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे पता है स्टूडेंट्स का हंसी मजाक करने का इरादा भी होता है और कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं तफरीह भी करते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ द लाइव सेशन। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के सवाल लिए जाएंगे, बिल्कुल हम हर बात करेंगे, कोई मसला नहीं है। और यार सब लोग मेरे लिए, मेरे पास मेरा छोटा भाई है, जैसी बता अक्सर ये शायद जानती भी होगी, एनईडी में ही पढ़ता है, मैंने भी एनईडी से ही पढ़ा है और वो मौजूद है, बहुत सारे उसके दोस्त भी होंगे शायद इस सेशन के अंदर। तो सब मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसे हैं और ऑब्वियसली सबकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। मेरे नजदीक डिस्कस करने से प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर मेरा सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हैं, जैसे इबादुल्ला है एक, और इबाद आसिफ है, अब्दुल्ला के दो चार दोस्त और भी हैं, शहरोज है, और बाकी मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, मजहर है। तो अब्दुल्ला के कोई भी दोस्त मुझसे अगर कोई पूछते हैं, क्योंकि जैसे ज्यादा इंटरेक्शन इनसे रहा, इसके अलावा माजू के बहुत सारे बच्चे मैंने ट्रेन किए थे मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के, तो मैं सबसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप ना टेक्नोलॉजी पे फोकस ना करें, आप फोकस करिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर। यानी अगर मैं नॉर्मली इंटरव्यू लेता भी हूँ तो मैं कभी भी किसी से जावा या इस टाइप का कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने अपने ऑफिस के अंदर तकरीबन 150 से ज्यादा इंटरव्यूज लिए, और लेकिन मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप मुझे सबसे स्टार्ट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल हो कि आप बताइए अच्छा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ये कैसे होता है वो कैसे होता है। मैं सबसे पहले ये बात पूछता हूँ कि आप ये बताइए आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था जिसके अंदर ये पूछा गया एक इंसान से कि भाई ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है, इनके सीईओ का डिसीजन कैसे होता है कि भाई इस बंदे को सीईओ रखना है। यानी आप कैसे लोग इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। भाई अभी तो हमारे ऐसा होता है ना कि 6+ एक्सपीरियंस, 5+ एक्सपीरियंस जावा में हो या पाइथन में हो तो ये बंदा बुला लो। अब कंपनी का सीईओ रखने के लिए तो ऐसा नहीं रख सकते ना कि यार आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो। उन्होंने कहा हम ये देखते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो एचपी हो, डेल हो, कोई भी बड़ी कंपनी, और वो बंदा उसमें काम करता था और वो उसके अंदर ऑपरेशनल मैनेजर था, या वो उसके अंदर कोई चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर था, या किसी भी बहुत बड़ी पोस्ट पर था जो एक टीम लीड कर रहा था, और उनकी कंपनी में कोई क्राइसिस आ गया। सपोज कीजिए फाइनेंशियल ईयर अच्छा नहीं रहा, या फिजिकल ईयर के अंदर प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ज्यादा डाउन हो गई, या कोई पेंडेमिक की सिचुएशन आ गई और वो कंपनी क्राइसिस में आ गई। उस क्राइसिस के टाइम पे उस लीडर ने, जो भी था वो, चाहे वो कोई मैनेजर था या वो ऑपरेशनल मैनेजर था या कोई भी था, उसने उन हालात में अपनी रिसोर्सेज को, अपने लोगों को कैसे मैनेज किया। बस ये बात काफी होती है हमारे लिए ये समझने के लिए कि ये वो आदमी है जो बड़ी रेस का घोड़ा है, यानी ये वो आदमी है जिसके ऊपर पैसे लगा के हम इसे अपनी कंपनी की बागडोर दे सकते हैं।
आप समझ रहे हैं? यानी आपके अंदर बाद वक्त लाइफ में हमेशा सब कुछ स्टेबल नहीं चलता, कुछ ना कुछ, चाहे अगर मैं अभी बैठा हूँ मेरे पास भी आप भी 10 तरह के मसाइल होंगे, लेकिन हमें अपने मसाइल को ना अलग अलग करना सीखना होता है। हमें ये बात सीखनी होती है, समझनी होती है कि भाई अभी अगर एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है तो फोकस एजुकेशन होना चाहिए। अगर हम किसी रिलेशनशिप के अंदर परेशान है तो वो रिलेशनशिप वाला प्रॉब्लम जो है वो हमारी पढ़ाई को इफेक्ट ना करे। अगर हम प्रोफेशनली जॉब में परेशान है, कोई प्रोडक्शन का इशू फंसा हुआ है, या जॉब के अंदर मिसाल के तौर पर किसी से मेरी लड़ाई हो गई है या कोई अनबन हो गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर आकर मैं अपने बहन भाइयों से लड़ना शुरू कर दूं। मेरा प्रोफेशनलिज्म इस लेवल का होना चाहिए कि मैं जॉब के मसाइल जॉब पर रखूं, घर के मसाइल घर पर रखूं, एक तरह से जो मेरी इमीडिएट फैमिली जब इंसान की शादी हो जाती है तब के मसाइल वहीं रखूं। आपको चीजों को आइसोलेट करना सीखना होगा, वरना क्या होगा अगर आप चीजें मिक्स कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और जब गड़बड़ होगी तो फिर आप कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे। यानी आपका टाइम होना चाहिए, आप कहेंगे भाई इस वाले मसाइल को भी हटाएं, अपने चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्माइल लेकर आए और आप पढ़ाई पर फोकस करें। यकीन मानिए जब वक्त गुजर जाता है ना और जब हम पलट कर देखते हैं तो हम सिर्फ मुस्कुराते हैं कि यार मैं कितनी बेकार और फिजूल किस्म की बात पर परेशान हो रहा था। बस वो जो वक्त होता है ना, वो वक्त हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है और हमें वो सब सीखना होता है कि हम कैसे अपने अंदर प्रेशर बिल्डिंग स्किल्स पैदा करें, कैसे हम प्रेशर को बेयर करना सीखें, कैसे हम ये बात सीखें कि कितना भी प्रेशर बिल्ड हो जाए लेकिन हमें उसे आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करना है और हमें उसको समझना है कि भाई ये मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना मअल उसरी युसरा, कि मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक है, अच्छा मैं हाफिज कुरान हूं और मैंने काफी सारा जो है वो आलिम का कोर्स पढ़ा है, तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं मैं आपको बीच बीच में रेफरेंसेस दे रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत अच्छा मौलवी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आप ही जैसा हूँ, कैनेडी से निकला हूँ। ठीक है, तो जो सबसे अहम बात है वो यही है कि मुश्किल के बाद आसानी आती है। मुश्किल के बाद आसानी का मतलब क्या है? और देखिए आप अगर गौर करें, आसानी का मतलब एक आसानी नहीं है, बहुत सारी आसानियां हैं, लेकिन आपको वो मुश्किल वाला वक्त गुजारना होता है। यानी मान लीजिए आप क्राइसिस में, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, बट आपको जॉब नहीं मिल रही है। जैसे इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं आगे अपने दोस्त की दूंगा। देखिए मैंने जितनी एग्जांपल्स दी हैं आपको अपनी लाइफ से दी है, क्योंकि अपनी मुश्किल के साथ आसानी है। माल, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, आप एक्सप्लेन करें इस माल का क्या मतलब है। इन्ना माल, अच्छा माल का मतलब साथ कह रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है जी, इन्ना माल उसरी युसरा, तो साथ है। साथ का मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे मुश्किल है उसके साथ साथ आसानी है, तो साथ का मतलब यहाँ अरबी में यह है कि आपको मुश्किल एरिया जो है वो फेस करना होगा। शिमाइल आरिफ, शायद मैंने सही पढ़ा, सॉरी अगर मैं किसी के नाम की प्रोनाउंसिएशन खराब कर रहा हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा दोस्तों। अच्छा, तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि साथ ही है, ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर वाला मुश्किल में डालेगा और फिर वो भूल गया, फिर आपकी कॉल ही नहीं उठा रहा और उसके बाद 2-3 महीने बाद उसने कहा यार ये आसानी ले लो साथ में। तो जो पैकेज होता है ना वो मुश्किल और आसानी का एक साथ ही होता है, बस आपको वो मुश्किल वाला फेज गुजारना होता है। बेहतरीन एग्जाम्पल आपकी बात करते हैं, उसके बाद वो आपको ऑर्डर देता है, रिस्क देता है, वहां से नामुमकिन नहीं है। इस पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जॉब खो चुके हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अल्लाह का बहुत करम है कि मेरे पास जॉब है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, लेकिन अगर चली भी जाएगी तो अल्लाह पाक इससे बेहतर करेगा मेरे लिए। हमें इस बात को समझना चाहिए। वैसे मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ कि हम मुसलमान होने की वजह से ना बहुत फायदे में है। हम मुसलमान होने की वजह से बहुत सारे कामों की बल्ली अल्लाह पाक पे रख देते हैं कि भाई अल्लाह पाक ने हमारे लिए ऐसा सोचा इसलिए ऐसा हो रहा है, और हम इंसान मुतमईन हो जाते हैं। जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनके नजदीक उनके हर काम के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है और अपने हर काम को वही ठीक कर सकते हैं, और उनसे ठीक हो नहीं रहा होता है। जबकि हम क्या कहते हैं कि यार अच्छा एक काम करते हैं, ये मसाइल हो गए मेरे साथ जिंदगी में, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा और इंशाल्लाह कल बेहतर हो जाएगा। और कल कल करते करते हम अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं और एक टाइम आता है कि हमारे हालात बदल जाते हैं और हम बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। तो बिल्कुल हम उस वक्त को याद करते हैं कि यार मैं कितना मुश्किल में था कि मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, मैं पैदल जाया करता था जॉब ढूंढने के लिए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गाड़ी और मैं उसमें जा रहा हूँ। हमें फिर अच्छा लगता है, क्यों? और हम क्यों मोटिवेटेड रहे थे? क्योंकि हमें अल्लाह पाक पर भरोसा था। तो इस चीज को भी जिंदगी में रखना चाहिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स की। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप जॉब करें या फ्रीलांस करें। दूसरे नंबर पर आपकी टेक्निकल स्किल्स भी आपको मैटर करती हैं। देखिए आप आगे चल के मैनेजर बनना चाहते हैं या आप कोई लीडरशिप रोल लेना चाहते हैं, आपकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आपको हमेशा फायदा देंगी, नुकसान कभी नहीं देंगी। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बनाया गया, मुझसे नहीं होती है प्रोग्रामिंग, मुझसे नहीं होती है डेवलपमेंट, तो फाइंड समथिंग यूजफुल फॉर योरसेल्फ। कुछ अच्छा ढूंढिए, कुछ ऐसा जरूर ढूंढिए। देखिए अगर आप एक इंजीनियर हैं और अगर आप अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, तो आप यूँ सोचिए ना, आपने 4 साल एक चीज की पढ़ाई करी और आप इस्तेमाल नहीं करते। एक बहुत अच्छा सवाल, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स।
अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है खुद से बात कीजिए। मैं इसको ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, जैसे अभी मैं इस वक्त बात भी कर रहा हूँ ना, तो मेरे भाई ने मुझे कहा था कि कैमरे की तरफ देखना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है बात करते हुए, मैं असल में स्क्रीन की तरफ देख के कभी कभी बात करता हूँ। उसने मुझे समझाया कि कैमरे की तरफ देख के बात करोगे तो लोगों से आई कांटेक्ट हो पाएगा। ठीक है। मैंने इरफान जुनैजो की एक वीडियो भी देखी, हम सब जानते हैं इरफान जुनैजो को, उसमें भी उसने समझाया था कि भाई कैमरे की तरफ देख के बात करनी चाहिए, और जो है वो क्या कहते हैं, वहां से अच्छा क्या कहते हैं, लोगों को बिल्कुल कनेक्टेड फील होगा। कैमरे की तरफ देखें आप। तो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको खुद से बात करना होगी। कोई बहुत अच्छा टॉपिक लीजिए और खुद से एक्सप्लेन कीजिए, कोई ऑडियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ कम्युनिकेशन के लिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊंगा आपको। सुनीला नाम है, आई थिंक सुनीला सदेवी। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊंगा। बचपन में मैं मदरसे में पढ़ता था, तो मुझे एक नाच पढ़ने को दी गई थी कि भाई मुझे ये नाच पढ़नी है। और अभी आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, मेरी आवाज इतनी सुरीली और अच्छी नहीं है, तो मैं स्टेज पर गया, नाच लिखी भी थी, मतलब थी, मैं इस पर रोना शुरू हो गया। तो मैंने प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं की थी। दूसरा, ऑडियंस का प्रेशर इतना था कि मैं देखकर ही परेशान हो गया। तो बस मैं खड़े खड़े रोने लगा। अब मैं उस वक्त 10 साल का था, तो उस वक्त वो चीज एक्सेप्टेबल थी। मैं रोता रहा और मैं नीचे उतर के, मेरे टीचर्स ने कंसोल कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो, होता है, स्टेज का प्रेशर होता है। बट मुझे एक बात समझ में आई कि भाई अगर आप कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका टॉपिक, अब जैसे अभी बात करते हैं, मैं अभी इतनी देर से बोल रहा हूँ, और तो मैंने नोटपैड के अंदर बहुत सारी प्रिपरेशन करके लिखी थी, बट अभी बात करते हुए मैं बहुत कम ही नीचे देख पा रहा हूँ, क्या कहते हैं, कि वहां से कोई टॉपिक मैं पिक कर लूँ बात करने के लिए। बस पूरी कोशिश ये है कि मैं ज्यादा वक्त ना खा जाऊं कहीं, जो प्रॉमिस टाइम है हमारा। ठीक है। मेरे ख्याल में अभी टाइम हो गया 4:55। हाँ, 5:15 तक का टाइम है। ठीक है। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करने का तरीका है, सबसे पहले आप कुछ अच्छे टॉपिक्स पे बात करिए, चाहे वो कोई भी हो जिसपे आपको पसंद है। उसके बाद फिर घर में ही ऑडियंस होती है, सबसे पहले आईने के सामने खड़े होकर बात कीजिए आप। क्या आप अपने आप को फेस कर सकते हैं? जिस पर जैसे मैं कैमरे में देख के अगर बात कर रहा हूँ तो मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा है, तो बाद फील करते हैं ओ माय गॉड कितना बुरा लग रहा हूँ यार मैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो उस चीज को नजरअंदाज करना होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को फेस करना सीखेंगे। फिर साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर आप ऐसे सीधे बैठ के बात करते रहेंगे ना, जी मैं अच्छा, मैं आपको बता रहा था, मैं आपसे कह रहा था, तो ऐसा होगा, तो इससे होता क्या है, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए जब आप बात कर रहे हो। आप अपने पॉइंट्स के हिसाब से इजहार माफी जमीर जब आप करते हैं, तब आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इशारे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज। आपने कहा कि देखिए असल में इस बात को समझिए, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इस तरह से बात करें, और आप अपने टॉपिक में बहुत कॉन्फिडेंट फील करें। और मेरे नजदीक छोटे छोटे टॉपिक्स प्रिपेयर करें, लड्डन जाफरी की तरह। हाँ नहीं, मेरे नजदीक लड्डन जाफरी एक बहुत ही अच्छा स्पीकर है। अगर आप गौर करें, वो अपनी तकरीर में ऑडियंस को, वो अपनी तकरीर के अंदर ऑडियंस को जैम तक रखता है। देखिए, वो मजाक करता है या वो अच्छी बात करता है, हमारा वो टॉपिक नहीं है। इस वक्त अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की एग्जाम्पल लें, तो आप सोचिए वो कितनी अच्छी बात करता है, कितने अच्छे तरीके से अल्लामा साहब बात करते हैं कि ऑडियंस जो होती है वो पैक, यानी हम रिपीटेडली उसकी बात सुन रहे हैं। देखिए, आप अजराए मजाक बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुनते हैं आप लोग, लेकिन अगर आप इस हिसाब से सोचिए कि कंटेंट कितना बेहतरीन है कि आप बार बार सुनने पर मजबूर हैं। अब वो आपकी अपनी नियत है कि आप उससे कुछ सीखना चाहते हैं, या मजाक उड़ाना चाहते हैं, या तफरी लेना चाहते हैं, तो हर तरह के कंटेंट पे है। ये आप जब से ये मीम्स वाली दुनिया आ गई है मार्केट के अंदर, तब से तमाम बच्चे जो है वो, ये तमाम बदमाश लड़के जो हैं, ये सब जो है वो क्या कहते हैं, आपका मजाक बनाते हैं हर चीज का। लेकिन मेरे नजदीक उस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं कि हम सब सुनते हैं उसे। मेरे नजदीक ये उसकी जीत है, ये उसकी कामयाबी है। ठीक है। तो जो भी भाई थे, मेरे ख्याल से मैं उन्हें उनका शुक्रिया अदा कर दूं। उनका नाम है राविल एजाज। तो राविल एजाज साहब, आपका शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छे स्पीकर की बात करी। तो इस तरह से आप लोग अपने ऊपर मेहनत करें, टॉपिक से बात करें। अच्छा देखिए, जब आप कभी किसी टॉपिक पर बात करते हैं, आपने 4 साल एक चीज पढ़ी और अब आखिर में कर लेते हैं, आखिर में कर लेते हैं, कुछ इस तरह के सवाल है जिन पे बात करनी है अगर। अच्छा, ये मुझे तूबा आप ये बताएंगे कि अगर 5:15 तक हमारा सेशन है, तो हम सेशन कब कंक्लूड करेंगे और फिर अब क्वेश्चंस कब लेंगे, कि 5:15 में टाइम शामिल? सर आप 5 बजे तक सेशन कर सकते हैं और फिर 15 मिनट्स के क्वेश्चंस आंसर्स होंगे। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। हाँ, तो मैं एक कमेंट बॉक्स जो है फिर वो उस टाइम पे कर लूंगा। ठीक है, जी शुक्रिया। बिल्कुल सर। शुक्रिया रूबा। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में अब तकरीबन 2 से 4 मिनट ही रह गए, मैं कंक्लूजन की तरफ आ जाता हूँ। तो देखिए, मेरे नज़दीक अगर आप जॉब करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको लर्निंग कर्व मिलता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं, सबसे अहम बात है। और फिर आपको समझ में आता है कि मार्केट में क्या चल रहा है।
क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। डेली हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज आती हैं और आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने आज इतना सीख लिया है कि आप अगले 10 साल तक आप उसकी बेसिस पे काम कर सकते हो, मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, आपका सिस्टम डिजाइन अच्छा है, आप क्लाइंट से कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हो और आपको ये बात पता है कि क्लाइंट क्या कह रहा है। जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब मैं क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदरिंग का सेशन कर रहा था, आप सब लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग से वाकिफ होंगे, सबने एसआरएस बनाई होगी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट होता था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जो सीआईएस वाले हैं। तो जब आप क्लाइंट आपका राबिल एजाज साहब कहते हैं यस थैंक यू, एक बच्चे ने तो कहा, तो जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का आपका डॉक्यूमेंट होता है ना मेरे दोस्तों, वो आप पूरा लिखते हो। तो जब क्लाइंट बताना शुरू करता है ना कि मुझे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर मैं ये कर सकूं, मैं ये कर सकूं, तो बैकग्राउंड में आपका जो थिंक टैंक होता है ना, वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर चुका होता है कि अच्छा इसे जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी रिक्वायर होगी, हम माइक्रो सिस्टम आर्किटेक्चर बनाएंगे, माइक्रो सर्विसेज पे जाएंगे, या फिर एक सिंगल इंस्टेंस होगा, एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय होगा या नॉर्मल होस्टिंग पे होगा, हमें इसे वर्डप्रेस पे बनाना चाहिए या जावा पे बनाना चाहिए, पाइथन पे रेस्ट एपीआई सर्विस होनी चाहिए, एंगुलर पे फ्रंट एंड होना चाहिए या रिएक्ट पे काम करना चाहिए। और एक टाइम ऐसा आता है या फ्लटर के ऊपर भाई इसकी मोबाइल ऐप बनानी चाहिए या फिर आयोनिक पे बनानी चाहिए, कोई भी हाइब्रिड प्लेटफॉर्म, या क्लाइंट का बजट ज्यादा है तो भाई हम एक काम करते हैं डेडिकेटेड आईओएस और एंड्रॉइड की एप्स बना देते हैं। आप समझ रहे हैं? फिर आप बिजनेस डिसीजन लेना सीख जाते हो कि काम भी डिलीवर होना चाहिए, वक्त पर भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता है, एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा था मैं, तो मैंने उसकी हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट करी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट को जल्दी डिलीवर करना था। लेकिन जब आपके पास टाइम भी हो, वक्त भी हो, तो आप डेडिकेटेड आईओएस और एंड्रॉइड की ऐप बना सकते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। आपकी ऐप इतनी क्रिटिकल है, मान लेते हैं फाइनेंशियल ऐप है आपकी और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है या इस तरह की कोई बात है, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपको जो परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए वो बिल्कुल 100% मिलनी चाहिए, तो आप बिल्कुल डेडिकेटेड डिजाइन करेंगे। और आप चाहेंगे कि कोई सिक्योरिटी लूप होल्स भी नहीं होने चाहिए, वरना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि ऑब्वियसली मैं सर इन सब से में इम्प्रूवमेंट क्या तरीके हैं जो लोग देखो दोस्त, आपको ना किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है कि उसने ये सीख लिया है। जैसे मैं पढ़ता भी था तो मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सीख चुके थे और हमें कुछ नहीं आता था। 4 साल तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं सीखा था, जो भी सीखा उसके बाद ही सीखा। ठीक है, तो एक तो आपका कंपैरिजन अपने आप से होना चाहिए कि आप ये बात समझिए कि मुझे कल क्या आता था और मुझे आज क्या आता है। ठीक है, और दूसरी अहम बात यह है कि आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करें। कोई भी एक चीज उठा लीजिए, आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, मेरे जिम के ट्रेनर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, और किसी भी इंसान का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जाहिर है उसके शायद अच्छा ना लगे। उन्होंने ना, आज वो नेटवर्क इंजीनियर है और उन्हें डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं आती, आजकल वो पाइथन सीख रहा है। ठीक है, मेरे नजदीक ये बहुत अच्छी बात है, और वो पाइथन आहिस्ता आहिस्ता सीख कर उसे मर्ज कर देंगे अपने उस पर लाके। अब अगर किसी कोई उनसे पूछे कि यार आप अभी पाइथन सीख के क्या कर लेंगे, मतलब ऐसा क्या तो चीज कर लेंगे, तो देखिए ये मत सोचिए कि आप कौन सी चीज सीख कर क्या करेंगे। मैंने शुरू में एक बात बताई थी आपको, आप सिर्फ अपना सफर शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी आपको और लर्निंग कर भी मिलेगा। आई वांट टू स्टार्ट मेनी टाइम्स फ्रीलांसिंग बट द राइट वे अगेन। अच्छा सर यूं ही अभी या अदर चीजों पर फोकस करें। अच्छा याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको कोई आदमी आए और कहे बेटा आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, कोई और काम मत। अगर आपके वालिदैन कहते भी हैं तो इसलिए क्योंकि वो बेचारे पैसे भर रहे हैं, वो आपसे कह देंगे कि किसी और चीज पर फोकस। सॉरी मेरे पास इंटरनेट ड्रॉप हो गया। देखिए अब ये फ्रीलांस काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक सजेशन है कि देखिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का इशू भी है और इंटरनेट का इशू भी है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको मद्देनजर रखनी होगी। और तो मैं एक सवाल किया था किसी ने कि मैंने बहुत दफा कोशिश करी है फ्रीलांस काम स्टार्ट करने की लेकिन मैं नहीं कर पाई, खातून थी शायद कोई। तो उसका जवाब यह है कि देखिए कोशिश आपको जारी रखनी होगी। किसी भी चीज का ऐसा जवाब नहीं होता कि मैंने कोशिश करी और वो काम नहीं हुआ। जब तक कि आपकी कोशिश आपको किसी और काम तक नहीं लेके जाती है ना, चाहे वो फ्रीलांस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 महीने नहीं 6 महीने फ्रीलांस काम करने की कोशिश करी, बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद जब आप जॉब पे जाएंगी ना, ये सारी चीजें आपको बहुत फायदा देंगी। आप अपने तमाम, आप देखिए ना आपका सेल्फ कितना बेहतर हो चुका होगा उस 6 महीने के प्रोसेस से कि आप जो भी थी आप 6 महीने बाद वो नहीं रहेंगी। तो आपको मेहनत तो जारी रखनी है। अगर हम इस बात पे, इंसान ना आउटपुट पर जब फोकस करता है कि मुझे 2 महीने में 2000 मिलने चाहिए या 6 महीने में 15,000 मिलने चाहिए या 1 महीने के अंदर 25,000 मिलने चाहिए, जब आप ऐसे क्वांटिफाई करने लगते हैं ना चीजों को, तब आप सीख नहीं पाते। और स्टूडेंट लाइफ इंसान की सीखने के लिए होती है। आपका सारा फोकस सीखने पर होना चाहिए, आप पैसों को मद्देनजर ना रखें उस पर। और एक बात कभी साहब ने दूसरे ने कही थी कि यूनिवर्सिटी लाइफ पर फोकस करें हम, या फिर हम जो है वो कुछ सीखने पर फोकस करें। तो दोस्तों सीखना तो आपका अजल से अब तक चलेगा,
वो है ना मफहूम के इल्म जो है वो इंसान हासिल करता है माँ की गोद से कब्र तक। तो दोस्त इल्म यानी सीखना जो है वो आपका लाइफ टाइम है। आप चाहे जॉब पर हो, फ्रीलांस हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, मेरे नजदीक आज के जमाने में सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट यूट्यूब से सीखकर अपना काम स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि एक सेमेस्टर के अंदर वो अपने आप को फ्लेक्सिबल, ऑलवेज इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आसिया अब्बासी ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा इन्होंने, कि हमेशा इंसान सीखने, जैसे मैं आप अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ, आजकल मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, जैसे मैंने बहुत सारा काम किया, मैं अच्छी खासी टेक्नोलॉजीज पे काम करता हूँ, लेकिन इसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि बस अब बहुत हो गया, 10 सीख लिए बहुत है, मजीद की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर रोज सीखना है, अपने लिए नए चैलेंजेस ढूंढिए। याद रखिए, जब तक आप अपने आप को चैलेंज करते रहेंगे, अच्छा फिर अगेन कंपैरिजन नहीं करना है कि इबाद आसिफ ने ये सीख लिया तो इबादुल्लाह ये बोले कि यार उसने ये सीख लिया तो एक काम करता हूँ मैं भी यही सीख लेता हूँ। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए तो आप सीखें, लेकिन इस वजह से नहीं सीखें कि उसने सीख लिया है तो मैं सीख लेता हूँ। ताकि अगर अब भी अम्मी अब्बू पूछेंगे कि बेटा एक बात बताओ, वो तो इतना मेहनत कर रहा है, उसने इतना सीखा, तुम्हें आता है, तो आप कहेंगे हाँ मैंने भी सीखा हुआ है, बस मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है 5:05 हो गए, हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। तो मेरे नजदीक आप अगर जॉब करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, फ्रीलांस काम करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल कीजिए। बिजनेस स्टार्टअप करते हुए रिस्क कहां तक लेना चाहिए, अब हम सवाल की तरफ आ जाते हैं। देखो दोस्त, रिस्क को ना आपको डिफाइन करना होगा। रिस्क को डिफाइन करने का क्या मतलब है? शहरोज, शहरोज खान नाम है मेरे ख्याल में जी। शहरोज भाई, शहरोज भाई रिस्क को ना डिफाइन कीजिए। अगर आप अपनी फैमिली को रिस्क में डालेंगे, भाई मान लेते हैं आपके घर का जो किचन है वो आप रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर आपके लिए स्टार्टअप करने के बजाय कोई भी ऐसा काम करना ज्यादा बेहतर है जिससे आप घर को कंटिन्यू कर सकते हो। मान लेते हैं आपके फादर जो है वो वेल ऑफ है और वो घर कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप जितना रिस्क लेना चाहो ले सकते हो, बट दिस रिस्क ना डिफाइंड होना चाहिए। आप ये कहिए कि भाई मुझे 6 महीने दे दें, अपने अब्बू से कहिए, और 6 महीने में मेहनत करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि याद रखिए हम इंसानों में सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो होती है हड हरामी। हम क्या करते हैं, जब हमें रिलीफ मिल जाता है ना कि भाई हमने डिफाइन कर लिया 6 महीने, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, असाइनमेंट की ड्यू डेट है, आज है 4 जुलाई है, मिस ने कहा भाई असाइनमेंट होगा 6 जुलाई को। आपने 6 जुलाई के दिन बैठे असाइनमेंट बनाने के लिए, और मिस ने डेट एक्सटेंड करके कर दी 10 जुलाई। आप करेंगे सब कुछ बंद, अब 10 जुलाई को देखेंगे। इसकी एग्जाम्पल थी, जब हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक पेपर था फर्स्ट ईयर के अंदर, हमारा पेपर था अगले दिन और हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे। तो उस जमाने में अल्ताफ भाई की वजह से जो है वो हड़तालें हो जाया करती थी, तो हड़ताल हो गई। तब हड़ताल, जैसे ही हड़ताल हुई तो पता चला कि भाई सब कुछ बंद है और कल पेपर नहीं होगा। हम लाइब्रेरी में बैठे बैठे ऐसी किताबें बंद करी और उसके बाद गए और आके क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। और फिर वो पेपर शिफ्ट होकर सारे पेपर के बाद चला गया और हमने जाकर फिर वो पेपर दिया अगेन। फिर वही सारे पेपर होने के बाद, छुट्टियां गुजरने के बाद, वैसे ही लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और अगले दिन पेपर था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से हमने सिलेबस कंटिन्यू किया जहां छोड़ा था। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में ना आप अपने आप को इस तरह से बेलगाम नहीं छोड़ सकते हो। आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इतने महीने हैं। और डिफाइन कैसे करेंगे कि जब आपने रिस्क लेना स्टार्ट करना उससे पहले पूरा प्लान बनाइए। याद रखिए, अल्लाह की मर्जी कुछ और होती है, हमारी मर्जी कुछ और होती है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्लान जरूर होना चाहिए जिसे हम तो फॉलो कर रहे हो। अगर कोई प्लान, आपने कहा यार मैं 1 साल के अंदर स्टार्टअप बना लूंगा, आइडिया का स्टार्टअप का नहीं पता, किनके साथ काम करना है नहीं पता, किस इंडस्ट्री में काम करना है वो भी नहीं पता, फाइनेंस मौजूद है नहीं पता, अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं है तो आप वाकई में सिर्फ और सिर्फ घर वालों को धोखा देना और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप क्या करें, एक स्केड्यूल बनाएं। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आपको एक्सेल शीट पे काम करना आता है, गैंट चार्ट बनाने आते हैं, आप एक फ्लो डिफाइन करिए। आप कहिए कि मैं पहले 3 महीने में एक टीम डेवलप कर लूंगा, 6 महीने के अंदर हमारा स्टार्टअप, मिसाल का मोबाइल ऐप है, लॉन्च हो चुकी होगी, 2 महीने के अंदर हमारे 1000 कस्टमर्स होंगे, और 12 महीने के अंदर, जब 12वें महीने में पहुंचूंगा तब मैं इंक्यूबेशन सेंटर में जाके पिच करूंगा कि भाई ये मेरा आइडिया है, ये मैंने बनाया है, ये मेरी टीम है, हमें इतनी फंडिंग रिक्वायर्ड है, हम 1000 कस्टमर से मिसाल के तौर पर 50,000 कस्टमर तक चले जाएंगे अगले 6 महीने में, अगर हमें इतनी फंडिंग मिल जाती है। ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और ये वाली चीज है। अगेन, एक स्टूडेंट के लिए इतना सब कुछ करना मुश्किल है, लेकिन आपने अगर स्टार्टअप करने का सोचा है दोस्त, तो आपने करियर का रुख मोड़ने के बारे में सोचा है, तो आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान नहीं है तो अगेन टाइम वेस्ट करने के बजाय कोई पैरेलल काम जरूर कीजिए, साथ में रखिए। जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मैं बहुत कुछ करना चाहता था, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, तो मैंने हर चीज आहिस्ता आहिस्ता प्लान करी। 2010 से 2020 तक 10 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉब भी कंटिन्यू रखी है और पैरेलल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब मेरा टाइम आएगा जॉब छोड़ने का, सर टाइम कौन वेस्ट करना चाहता है, कोशिश करके भी अगर कुछ बात ना बने तो फिर इबादत से दो सिनेरियोस डिफरेंट हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं और टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हो सकता है आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा हो,
शहरोज भाई कह रहे हैं वेल एंड थैंक यू वेरी मच दोस्त। पता नहीं मैंने बहुत सारी बातें करी, अगर उसमें आपके काम की कोई बात थी तो बहुत बहुत शुक्रिया। इबाद आसिफ का सवाल ये है कि भाई अगर टाइम कौन वेस्ट करना चाहता है, आपके दिल से आवाज आती है। एक साहब हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने ना गुनाह की डेफिनेशन बताई थी, मैं आपकी बात पर आऊंगा इस बात को बता के। गुनाह की डेफिनेशन ये होती है कि आपका दिल ना धड़कने लगता है, वो आपको ये बात की इंटीमेशन दे रहा होता है कि यार ये काम मत करो। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर गए, जब पुराने जमाने में हम वीडियो गेम खेला करते थे, आपके नहीं होता था, वो वीडियो गेम की दुकान होती ना, उसके अंदर हम वीडियो गेम खेला करते थे। तो जब हम उस वीडियो गेम की दुकान पे खड़े होते थे ना, तो दिल ना जरूरत से ज्यादा धक धक करता था। मदरसे के बच्चे थे हम, और पता होता था कि कोई भी आके पकड़ लेगा, तो हमें पता होता था कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं पकड़े जाते थे तो हम चुपचाप घर आ जाते थे और अगले दिन फिर चले जाते थे। लेकिन जिस दिन पकड़ेगा उस दिन बहुत मार पड़ती थी। तो आप जब मैं टाइम वेस्ट कर रहे होगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा। यानी आप जो कह रहे हैं ना कि मैं टाइम वेस्ट कौन करना चाहता है, दोस्त आपको खुद पता होगा कि आज का दिन वेस्ट कर दिया मैंने। इवन के मैं भी दोस्त टाइम वेस्ट करता हूँ, बाद अगर मैं कह देता हूँ कि मैं ये काम अभी करने का दिल नहीं कर रहा, मुझसे हो नहीं रहा है, आज दिन नहीं है काम करने का, और मैं वो पूरा दिन गुजारता हूँ और अगले दिन काम करता हूँ। आप समझ रहे हैं, सबको पता है कि कौन कब टाइम वेस्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। और रही बात कोशिश की, तो दोस्तों सबकी कोशिश का वक्त मुख्तलिफ होता है, क्योंकि सबकी कामयाबी का रास्ता मुख्तलिफ है। आप 6 महीने कोशिश करोगे और फिर जॉब मिलेगी, आपके किसी दोस्त को 6 दिन में जॉब मिल जाएगी। बट सपोज करो आपको 6 महीने बाद मिलेगी टेक्निकल स्किल्स फॉर एआई। एआई का दूर, बहुत दूर चलेगा आप तो, एआई पे अभी बात कर लेते हैं चले। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और ये जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पर मैं अभी आखिर में एक छोटा सा नोट दे दूंगा, ताकि कोई नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें बात करेंगे हम। बट अभी मैं पहले बात कर खत्म कर दूं इबाद आसिफ की। तो दोस्त आपको लगता है कि आपने बहुत कोशिश कर ली और पूरा नहीं हुआ, लोग सालों कोशिश करते हैं, और सालों की कोशिश के बाद उन्हें जो फल मिलता है, दरअसल बात है जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना अच्छा फल मिलता है। अगर आपको 2 महीने हुए, आप अपनी कोशिश 4 महीने रखिए। देखिए ऊपर वाले की यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो 4 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया है, टाइम तो लगेगा। आपकी कामयाबी इतनी बड़ी है कि अभी आप उसे संभालने के मुतहम्मिल नहीं है। देखिए अल्लाह पाक का निजाम कितना अच्छा है। आप चाहते हैं कि आप, मान लेते हैं आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं जिसमें 1000 एम्प्लॉइज होने चाहिए, बट आप में अभी वो सलाहियत ही मौजूद नहीं है कि आप 1000 लोगों को संभाल सको। तो ऊपर वाला कभी भी नहीं देगा आपको। जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाओगे कि आप उस 1000 लोगों की कंपनी को संभाल सको, तब तक वो आपको छोटे मोटे कामों में लगाए रखेगा। तो क्या बेटा ये भी सीख, 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 जब सब कुछ सीख जाओगे उसके बाद फिर वो आपसे कहेगा कि हाँ भाई अब तुम इस बात के मुतहम्मिल हो चुके हो कि तुम वो बड़ा काम कर सकते हो, और आपको फिर वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कि मैंने 10 साल में बिल्कुल देखा, मैं इतनी कोशिश करता था कि मुझे प्रोजेक्ट्स मिल जाए, कोई मुझसे काम करा ले, मुझे काम करना आता भी है, एक्सपीरियंस भी है, बट कभी मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। और जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से प्रिपरेशन थी, कम्युनिकेशन की भी, टेक्निकल की भी, लीडरशिप की भी, और टीम की भी, सब लोग भी मौजूद थे। यानी ऐसा लगा कि अल्लाह पाक ने सारे सितारे ना एक बिल्कुल सही टाइम पे जोड़ दिए। तो देखिए वक्त का उसे पता है, हमें सिर्फ कोशिश जारी रखनी है। ठीक है, तो आप कोशिश जारी रखें और मायूस मत हो, कंटिन्यू रखें, मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप अटेंड करें, ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आप रिएक्ट मान लेते सीख रहे थे और सीख चुके हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, कुछ और कंटिन्यू करिए, बैकएंड सीखना चाहिए, डेटाबेस सीखिए, सिस्टम डिजाइन सीखिए, कुछ अच्छे कम्युनिकेशन के लेक्चर्स होते हैं वो लीजिए, अपने दोस्तों को कुछ चीजें सिखा दीजिए। एक ये बहुत अच्छी बात है, हम सबसे ज्यादा मिस्टेक जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम खुद सीखते रहते हैं अकेले अकेले, और हमें लगता है कि हम किसी और को सिखाएंगे तो उसका भी फायदा हो जाएगा। अगर यही एक डेफिनेशन है इस बात की कि आपको कौन सी चीज आती है, वो सबसे बेहतरीन इस तरीके से पता चलती है जब आप किसी और को समझा सकते हैं। अगर आपने रिएक्ट सीखी है और आप अपने दोस्त को रिएक्ट सिखा सकते हो या उसको स्टार्ट करा सकते हो या समझा सकते हो, इसका मतलब आपको रिएक्ट आती है। अगर आपने जावा सीखी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स आपको बहुत अच्छे आते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत अच्छी आती है, अगर आप अपने दोस्त को समझा सकते हैं और मुंडी हिलाए वो उसके बाद कि हाँ भाई मुझे बड़ा बेहतरीन समझ में आया, टीचर ने समझाया तो नहीं है, इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है। तो अपनी चीजों को क्रॉस चेक भी करें और अपने दोस्तों से डिस्कस किया करें। आपका एक ग्रुप होना चाहिए, चारों लोग मुख्तलिफ चीजें सीखो, जितने भी लोग होते हैं फाइनल प्रोजेक्ट के हिसाब से नॉर्मली ऐसे होता है, सब लोग अलग अलग चीज सीखें, फिर एक दूसरे को बताएं ताकि क्रॉस चेक हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि आपने सीखा, आपको लग रहा है आपने बहुत अच्छा सीखा है, दूसरा वाला बताया कि भाईजान इसके अंदर तो ये सब मिसिंग है, तुमने तो इनकम्प्लीट चीज सीखी है। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं जिस चीज को पूरा समझ रहा था वो पूरा नहीं है। ठीक है बात। अच्छा अगला वाला है आसिया अब्बासी, कहती है टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स वी हैव ऑलरेडी टेकन इनिशियल स्टेप लाइक टॉकिंग टू आवरसेल्व्स ऑन हेल्दी एंड गुड टॉपिक, also present in front of your family and friends, but still there is some comfort zone for us in front of them, but in front of strangers we still are not able to give our 100% shot. So what do we do for that? आसिया अब्बासी, देखिए ये फर्क तो जिंदगी भर रहेगा कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो अजनबी होते हैं, चलिए स्ट्रेंजर्स की भी कैटेगरीज कर लें आप। अगर वहां पर आपके बॉस या इस टाइप के कोई बड़े लोग बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक करेगा।
अगर आप सारी आपकी क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं तो बिल्कुल 4 लोग मजाक करेंगे, मस्ती करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन निकल जाएगी। घर वाले हैं, आपको कंफर्ट जोन है। याद रखिए, जब आप अपनी किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हो, किसी भी स्किल की, लैंग्वेज की, आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, आप ऑडियंस से भलाए ताक हो जाओ। आप ये मत समझो कि आपके सामने कौन बैठा है, आप सिर्फ अपनी चीज डिलीवर करो। आप अपनी चीज के डिलीवर करने पर फोकस रखोगे, ऑडियंस मैटर नहीं करती। आज जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी, ये जो मेरा सेशन है ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई बहुत सारे लोग होंगे, मुख्तलिफ जॉनरे से होंगे, मुख्तलिफ टेक्निकल स्किल्स के होंगे, मुख्तलिफ किस्म के होंगे। मैं बहुत तैयारी करके आया हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं बस आके बैठ गया और मैंने बहुत सारी बातें करी है, और मैंने, आप यकीन मानिए, बहुत सारे इंसिडेंट्स रिमेंबर किए, उन्हें लिखा, मैंने पूरी ड्राफ्टिंग करी है, थोड़ा बहुत इनपुट ले रहा हूँ उन चीजों से। अगेन मैं चाहता तो मैं यहाँ पे बैठ जाता और 1 घंटा टाइम वेस्ट करके चला जाता, लेकिन ये आपकी ऑनेस्टी है कि मैं आया हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल से कुछ ऐसी बातें निकलें जिससे आप लोगों को फायदा हो। यही तो मकसद है सेशन का। वरना देखिए, कल को कोई भी यहाँ बैठ सकता है, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे, समझदार और ज़हीन किस्म के लोग मार्केट में मौजूद हैं, तो इससे अच्छी बातें समझा सकते हैं आपको। बट देखिए, किसकी नसीहत किसके काम आती है ये कोई नहीं जानता है। हमेशा हमेशा ईमानदारी और नेक नियति से काम करना चाहिए। तो आपका जो प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस शेकिंग वाला, कि भाई अजनबियों के सामने मसला होता है, तो देखिए ये सारी जिंदगी रहता है। आपको क्या पता है, जितने बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं या जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, सबका कॉन्फिडेंस शेक करता है, बट सब संभालना सीख जाते हैं। आप याद रखिएगा, आप जब भी अपनी कोई भी तकरीर प्रिपेयर करते हो या प्रेजेंटेशन करते हो, मैं इसको ऐसे क्या कहते हैं, आप समझ लीजिए, संभालता हूं। मैं कुछ पंच लाइन्स याद रखता हूं, या मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें अपने पास रख लेता हूं। जैसे समझ लीजिए हमारे तरकश के तीर होते हैं। जब मुझे लगने लगता है कि टॉपिक मेरे पास मजीद बोलने को खत्म हो गया है, या मुझे लगने लगता है, तो मैं कोई जोक सुना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमर सबसे बेहतरीन चीज होती है आपको किसी भी सिचुएशन से निकालने के लिए। या मैं कोई ऐसा बहुत अच्छा पॉइंट, जैसे मैंने, आपने गौर किया होगा पूरी गुफ्तगू में बीच बीच में अपने दोस्तों का तस्करा किया, अपने किसी क्या कहते हैं बड़े दोस्त का तस्करा कर दिया, ट्रेनर का तस्करा कर दिया, कोई पुराना इंसिडेंट सुना दिया मैंने। क्योंकि जब गुफ्तगू करते हुए मेरे नजदीक मेरी बात खत्म होने वाली है ना, तो अगली बात कंटिन्यू करने के लिए मैं बीच में वो प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल कर देता हूँ। क्या भाई, अब करेक्टिंग होगा, प्रीपोजिशन तो नहीं कहेंगे, शायद गलत बोल दिया मैंने, कंजंक्शन होगा मेरे ख्याल से, इंटरजेक्शन होगा। अब मुझे याद नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच यार आज। बहरहाल, ताकि आप अपने अगले टॉपिक पर मूव कर जाते हो। तो आप स्ट्रेंजर्स को देख के चीजें भूलते इसलिए हो क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा। आज आप 10 लोगों के सामने बोलोगे, फिर 20, फिर 50, फिर 1000, फिर फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ऑडियंस का अजनबी या अपना होना, कम या ज्यादा होना फर्क नहीं करता है। आपका अपने टॉपिक पर ग्रिप होना सबसे ज्यादा मैटर करता है। और जब आपके अपने टॉपिक पर ग्रिप होगी, तो ये हो क्या रहा होता है, हम अपनी तकरीर याद करने की कोशिश करते हैं। हम जितने एशियंस होते हैं ना, हम स्पीच याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, या पावर पॉइंट की स्लाइड्स होती हैं, और फिर उसमें से देख देख के बोल रहे होते हैं हम कि अब अगला पॉइंट ये था, अगला, अब मैं कुछ चीज भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा दिमाग का फोकस कहाँ है, उस तकरीर को याद करने में कि यार अगला क्या पॉइंट होना चाहिए। और इस वजह से मसला होता है। मुझे जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से एक मैसेज आया कि भाई टाइम खत्म हो गया है। तो अगर आप लोगों के कोई और सवाल हैं तो आप लोग मुझे बता दीजिए, वरना हम सेशन एंड कर लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जैसे भी क्या कहते हैं, मेरी जितनी कोशिश थी या जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने आप लोगों से शेयर किए। और आप लोग कोई टॉपिक अगर सजेस्ट करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा ऑडियंस में से जो लोग अवेलेबल है, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और बहुत अच्छा था आपका सेशन। थैंक यू तूबा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तमाम दोस्त अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।